Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का आज लेक्चर नंबर है 3। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हमारी बची हुई हैं, जैसे कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए n/z का रेशो, उसके अलावा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है और जो आइसो स्पिन है, वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है radius of 1h2 can be estimated to be 1.2 into 10 power minus 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो गिवन है हमें इसकी हाइड्रोजन की, वो कितनी गिवन है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन मेरे करने से पहले आप खुद सॉल्व कर दो। ऑक्सीजन की निकालनी है रेडियस। एटॉमिक मास की अगर बात करें तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 2 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 16। बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूं। तो R प्रोपोर्शनल टू A पावर क्या लगा दोगे 1/3, तो RO अपॉन RH, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AO अपॉन AH, और पावर कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, AO की वैल्यू कितनी है 16 और AH की वैल्यू कितनी है 2, और ये पावर हो गई 1/3। तो यहां से ये बन जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 16, और 8 को लिख सकते हो 2 पावर 3, तो यहां से ये बनेगा 2। तो RO किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू RH। 2 इंटू RH की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 13, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 13। आंसर आ जाएगा C। ठीक है, ऐसा कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था जिसको आप ना कर पाओ। PYQs है, एक एग्जाम में आया हुआ है तो मैंने आपको करा दिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर, टोटल जो उसका एटॉमिक मास है वो दिया हुआ है 90। उसको स्प्लिट कर दिया जाता है 2 न्यूक्लियाई में, यानी कि एक न्यूक्लियस है उसके 2 हिस्से कर दिए, एक का एटॉमिक मास हो गया होगा A1, एक का एटॉमिक मास हो गया होगा A2। रेडियाई का जो रेशो हो गया इनका R1 और R2 का, वो हमें गिवन है कितना है 2:1। तो यहां से हम एटॉमिक मास का रेशो निकाल सकते हैं। तो सिंस R1 अपॉन R2 किसके इक्वल होगा, ये होगा A1 अपॉन A2, और पावर ये कितनी होगी 1/3, है ना। तो ये क्या बन जाएगा R1 अपॉन R2, 2 पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 2 पावर कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि सॉरी 2 पावर 1/3 नहीं होगा, हमें एटॉमिक मास का रेशो निकालना है ना। तो A1/A2 का रेशो हम यहां से निकाल लेंगे। तो A1/A2 का जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 अपॉन R2 पावर 3। अब R1 अपॉन R2 जो है ये रेशो हमें दिया हुआ है 2:1, तो 2/1 की पावर 3, 2/1 की पावर 3। तो यहां से हमारे पास A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि 8:1। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से निकालते हैं। रेशो आपको गिवन है तो A1 आपको निकालना है, तो क्या करोगे 8 अपॉन 8 प्लस 9, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, इंटू टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया 90, तो एक आ जाएगा 80। फिर दूसरा आप जब निकालोगे तो A2 वो कितना आ जाएगा 1/9 इंटू 90, वो कितना आ गया 10 आ गया। तो टोटल किसके बराबर हो जाना चाहिए 90। तो इसका मतलब हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया, ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कर लोगे यार। यहां पर एक लिखा हुआ है बेरिलियम 4 और ये 8 है, तो एटॉमिक मास हो गया इधर 8 बेरिलियम का। फिर सेकेंड नंबर पे हमें बोला है ये Cu, दूसरा में दिया है 64 Cu और 24, तो इसका एटॉमिक मास हो गया कितना 64। क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ज रेडियस द वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है R3। और अगर मैं यहां से रिलेशन लिखूं तो R0 A पावर 1/3, तो ये हो जाएगा R0 R³ होता है ना। तो भाई यहां से अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा वाला, R0 A पावर 1/3 इस पूरे का क्यूब हो जाएगा, तो V प्रोपोर्शनल हो जाएगा R³ और ये हो जाएगा A, यानी कि V प्रोपोर्शनल हो गया सीधा सीधा किसके, A के प्रोपोर्शनल हो गया, एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल हो गया। तो हमें पूछा है अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ज रेडियस द वॉल्यूम ऑफ 6424 Cu न्यूक्लियस। ठीक, तो वॉल्यूम Cu अपॉन वॉल्यूम किसका Be, तो ये क्या हो गया ACU और अपॉन ये क्या हो गया ABE। तो ACU हमारे पास कितना है 64 है, यहां पर गिवन है, और ABE कितना है 8 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन सी।
ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रेडियस ऑफ एक्सी न्यूक्लियस इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस। एक्सी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। रेडियस ऑफ ऑक्सीजन की 2 गुनी है ये। तो यहां से आर एक्स ई अपॉन आर ओ का जो रेशो है वो कितना गिवन है? 2 गिवन है। हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर इन देयर इन एक्सी न्यूक्लियस? तो एटॉमिक मास वाली वैल्यू पूछिए। तो हमारे पास रिलेशन आर एक्स ई अपॉन आर ओ इक्वल्स टू ए एक्स ई अपॉन ए ओ और पावर 1/3। अब मेरे हिसाब से सॉल्यूशन निकाल लोगे ना? छोड़ देता हूं यहां से। तो ये अब होमवर्क हो गया, इसको कर लोगे, टेस्ट में भी मिलेगा यही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, HWAB रेशो का क्वेश्चन है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला गया है 8O16 एंड 7N16 ये कौन से हैं? तो देखो इन दोनों के जो एटॉमिक मास है वो सेम है। AO इक्वल्स टू क्या आ रहा है? AN आ रहा है। दोनों कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। दोनों क्या आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो तो वो कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो तो वो कितने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 8। और यहां पर अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं 7 और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8, नहीं 16 है ना। तो 9 और 7 16, तो ये कितने आएंगे? 9 आएंगे, 9। तो क्रॉस मल्टीपल में होते हैं, यानी कि यहां पर जो प्रोटॉन नंबर होंगे वो यहां पर क्या होंगे? न्यूट्रॉन नंबर, जो कि नहीं हो रहे हैं, और यहां पर जो न्यूट्रॉन नंबर होंगे वो यहां पर क्या होंगे? प्रोटॉन नंबर, जो कि नहीं हो रहे हैं। तो ये मिरर न्यूक्लियाई नहीं है। मिरर न्यूक्लियाई नहीं है तो ये क्या होंगे? आइसोबार्स। मिरर न्यूक्लियाई के लिए क्या जरूरी है? एटॉमिक मास सेम हो और एक साइड का जो प्रोटॉन नंबर है वो दूसरी साइड का न्यूट्रॉन नंबर हो, और दूसरी तरफ का जो न्यूट्रॉन नंबर है वो इधर का क्या हो? जो दूसरी तरफ का प्रोटॉन नंबर है वो इधर का क्या हो? न्यूट्रॉन नंबर। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? आइसोबार्स है। आइसोबार्स क्या होता है? जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होते हैं, तो उनको हम आइसोबार कहते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है खुद करना है, वही रेडियस वाला क्वेश्चन है। यहां पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है 54xe 128। 54xe 128। ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि ये PYQs हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, टेस्ट में भी आपको मिलेंगे, तो ये कर लेना जरूर से। तो ये है 54xe 128। यहां पर भी आपसे रेडियस पूछिए, आपको ये बताना है कि स्टेबल न्यूक्लियाई की रेडियस क्या होगी। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द शेप ऑफ प्रोलेट स्पेरोइड। प्रोलेट के लिए बताना है। तो प्रोलेट के लिए क्या कंडीशन? Q बराबर 0, ये होता है किसके लिए? स्पेयर के लिए। Q ग्रेटर देन 0 ये होता है किसके लिए? प्रोलेट के लिए। और Q लेस देन 0 ये किसके लिए होता है? ऑब्लेट के लिए। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, Q ग्रेटर देन 0 फॉर प्रोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर न्यूक्लियस टू पजेस क्वाड्रिपोल मोमेंट। अभी हालांकि मैंने आइसोस्पिन बताया नहीं है, फिर मैं बता देता हूं। यदि क्वाड्रिपोल मोमेंट चाहिए, तो क्वाड्रिपोल मोमेंट के लिए जो आइसोस्पिन है उस आइसोस्पिन की वैल्यू ग्रेटर देन हमेशा क्या होनी चाहिए? 1/2 होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 1/2। और ये 1/2 से अगर कम है तो क्वाड्रिपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वाड्रिपोल मोमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको क्वाड्रिपोल मोमेंट चाहिए तो उसके लिए आइसोस्पिन की वैल्यू 1/2 या 1/2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मियोन। इनमें से फर्मियोन कौन सा है? मैंने आपको बताया था फर्मियोन कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक मास ऑड होता है। पहला लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के केस में क्या हो गया? 2He4। तो यहाँ एटॉमिक मास इवन हो गया, तो ये तो होगा नहीं। दूसरे में लिखा हुआ है Be47। तो यहाँ इसका एटॉमिक मास क्या आ गया? ऑड आ गया। तो यहाँ एटॉमिक मास ऑड आ गया, तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा फर्मियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पार्टिकल एंड मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। अब मास डेंसिटी थी और पार्टिकल डेंसिटी थी वो फिक्स थी, उसकी वैल्यू फिक्स थी। रो की वैल्यू आई थी 10⁻17 kg/m³। और इसी तरह से जो कॉन्सेंट्रेशन है, न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन या पार्टिकल डेंसिटी, उसकी वैल्यू भी फिक्स आई थी। पार्टिकल डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये भी फिक्स आई थी 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? एटॉमिक मास से। तो हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट टू मास नंबर। अब मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए, इनमें कोई भी न्यूमेरिकल जैसी चीज मेरे को नजर नहीं आ रही है अभी तक, तो है ना। तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब कुछ जो रिमेनिंग थ्योरी वाला पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। फिर
जो ये वाला चैप्टर है इसको हम निपटा देंगे, फिनिश कर देंगे। फिर कल मैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, ड्यूट्रॉन और जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको एक सेपरेट लेक्चर में खत्म करूंगा। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की हमारी बात चल रही थी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की जब मैं बात करता हूं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की, तो उसके लिए हमने एक तो डिस्कस कर लिया था न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए, किसको, हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए डिस्कस कर लिया था, क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन को, पैकिंग फ्रैक्शन को। और उसमें हमने देख लिया था कि कैसे, किस तरह से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को वो इम्पैक्ट डाल रहा है। फिर दूसरा हमने B/A जो रेशो है, B/A रेशो, उसको हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए डिस्कस कर लिया था। तीसरा और आता है इसमें क्या, N/Z रेशो, N/Z रेशो, N/Z जो रेशो है वो और आता है। तो N/Z रेशो को अगर हम डिस्कस करें तो N/Z रेशो में एक कर्व बनता है। कर्व किस किस के बीच में बनता है, N/Z और Z के बीच में। तो N/Z रेशो को मैं डिस्कस कर रहा हूं, N/Z रेशो। तो यहां पर जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह का कर्व बनता है। ये हो गया N/Z और यहां पर Z आता है। यहां एक लाइटर न्यूक्लियाइज के लिए सीधी लाइन जाती है, इस लाइन के ऊपर क्या है, N इक्वल्स टू क्या होता है, Z होता है। फिर एक लाइन इस तरह से बनाई जाती है, ये बनती है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। अभी मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें। और इसके ऊपर एक हम जोन बना देते हैं हल्का सा ऐसा, और इसके नीचे भी हम एक हल्का सा जोन बना देते हैं। तो ये क्या है, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या है, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। ये है रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर जो भी N/Z का रेशो है इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, बीटा माइनस डीके होगा। अब बीटा माइनस डीके क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। और अगर इस लाइन के, रेड कलर वाली लाइन के नीचे आता है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा बीटा प्लस डीके। यहां पर क्या होगा, बीटा प्लस डीके होगा। अब दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले N/Z रेशो का मतलब क्या है, N/Z रेशो का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो। टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं वो 1100 से ज्यादा न्यूक्लियाइज जो हैं अभी तक, वो एलिमेंट्स जो हैं जिनका पता लग चुका है, जिनमें से लगभग 240 जो न्यूक्लियाइज हैं, 280 जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल हैं। और उनके भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जो न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनमें प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों इवन है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिसमें प्रोटॉन नंबर इवन है और जो न्यूट्रॉन नंबर है वो ऑड है, तो वो कम है स्टेबल। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें दोनों ही ऑड हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो लेस स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी का ये भी कंसेप्ट होता है कि, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट ये भी होता है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इवन है और न्यूट्रॉन भी क्या है, इवन है, तो ये मोर स्टेबल। मोर स्टेबल अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये अगर इवन है और ये ऑड है, या ये ऑड है और ये इवन है, तो ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। और अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड है, ये दोनों ही ऑड हो रहे हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाएंगे, सबसे कम स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल, हाईएस्ट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, हाईएस्ट, हाईएस्ट स्टेबल, हाईएस्ट, मॉडरेट और लेस स्टेबल। तो हमारे पास टोटल जो न्यूक्लियाई जो स्टेबल है, आउट ऑफ 1100, आउट ऑफ नॉन 1100 न्यूक्लियाइज एलिमेंट्स, 1100 एलिमेंट्स, ओनली 280 न्यूक्लियाई आर स्टेबल। इनमें से करीबन 280 जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है, वो हाईएस्ट स्टेबल है, वो है जिनमें प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर इवन है। ऐसे जो होंगे वो होंगे कितने, लगभग 164 के आसपास। ऐसे जो न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन नंबर इवन है, न्यूट्रॉन नंबर इवन है, लगभग 164 के आसपास ऐसे होंगे। जो जिसमें एक दोनों में से कोई इवन है वो लगभग होंगे 57 के आसपास, और जिनमें दोनों ही ऑड हैं और जो ठीक ठाक स्टेबल है वो होंगे करीबन 6। तो ये इनका नंबर है। हालांकि नंबर आपसे कोई नहीं पूछता, आपसे ये पूछा जाता है कि इस कॉम्बिनेशन आपको बना के दे दिए कि आपसे ऐसा पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज हाईएस्ट स्टेबिलिटी, शोज हाईएस्ट स्टेबिलिटी फॉर न्यूक्लियाई। तो जहां पर प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर इवन इवन होंगे वो हाईएस्ट स्टेबल होगा। सेकंड नंबर पे आ जाएगा प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन ऑड, या एक इवन और एक ऑड हो, और लेस स्टेबल में कौन सा आ जाएगा, दोनों क्या हो जाए, ऑड हो जाए। ठीक है, वापस आ जाते हैं Z/N रेशो पर। तो Z/N रेशो में मैं बात कर रहा था, तो हमारे पास अलग अलग तरह के न्यूक्लियाइज होते हैं जिनका एटॉमिक मास कम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, उनको हम बोलते हैं लाइटर एलिमेंट्स। जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, उनको हम बोलते हैं हायर एलिमेंट्स। ठीक है, हैवी एलिमेंट्स। तो लाइटर एलिमेंट्स जो है, लाइटर एलिमेंट्स के लिए N/Z का जो रेशो है वो लगभग सेम होता है। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो उनके लिए जब N/Z रेशो का हम कर्व बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पर ये दिखाई भी है, ये वाली जो लाइन है N/Z वाली। तो लाइटर एलिमेंट्स के लिए जो N/Z की जो लाइन बनती है वो क्या बनती है, वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक, तो फॉर लाइटर एलिमेंट्स the N/Z ratio is equals to 1, hence we got a straight line, or linear relation। ठीक है, और ये हाईएस्ट स्टेबिलिटी शो करता है। लाइटर एलिमेंट जो है वो क्या शो करते हैं, ग्रेटर स्टेबिलिटी, हाईएस्ट स्टेबिलिटी शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, हैवी एलिमेंट की। ये तो लाइटर एलिमेंट की बात हो गई। अब मैं किसकी बात करूं, हैवी एलिमेंट। फॉर हैवी एलिमेंट, अब हैवी एलिमेंट में दो तरह की कंडीशन बन रही है कि या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एक कंडीशन बन सकती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो, किससे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो यहां पर दो कंडीशन बनती है कि एक तो हो जाए N ग्रेटर देन Z हो जाए, और दूसरी कंडीशन बनती है कि जो N है वो लेस देन Z हो जाए। दो कंडीशन बनती है। अब हैवी जो न्यूक्लियाई है वो केवल और केवल तभी स्टेबल होगा जब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ Z से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर Z ज्यादा हो गया तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन कौन बैठे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं। तो अगर Z ज्यादा हो गया, इफ Z ग्रेटर, Z इज मोर, तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो इनके बीच में जो कूलम फोर्स है वो ज्यादा लग जाएगा। कूलम फोर्स एक्टिव हो जाएगा तो वो न्यूक्लियर फोर्स पे भारी पड़ जाएगा। तो जो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि जो हैवी एलिमेंट है वो हैवी एलिमेंट के लिए जो स्टेबिलिटी की कंडीशन है वो कब बेहतर है, जब न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो, किससे, Z से, है ना। तो टू अवॉइड कूलम फोर्स डोमिनेंस, इट इज प्रेफरेबल that number of neutrons are more than number of protons in heavy nuclei। ठीक है, अब हमारे पास जो ये लाइन बनी हुई है, ये वाली जो लाइन बनाई हुई है, अगर N की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, N की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, मान लो ये लाइन यहां चली गई, तो इफ N इज ग्रेटर देन Z, तो उस केस में क्या होगा, N/Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा Z में, ताकि ये किधर की तरफ आए, ताकि ये इधर की तरफ आए। मेरे को इस लाइन को इधर की तरफ लाना है। इधर की तरफ लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, N को डिक्रीज करना पड़ेगा और Z को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मेरे को इस वाली लाइन को इधर की तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, N की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा और Z को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए हम यूज करते हैं बीटा डिके। ठीक है, बीटा माइनस डिके में क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बीटा डिके में क्या होता है, बीटा माइनस डिके में जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रोटॉन नंबर पहले Z था तो प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बाय 1।
इंक्रीज बाय 1। तो जब n बाय जेड रेशो यहां है तो हम कौन सा डीके कर रहे हैं, बीटा माइनस डीके कर रहे हैं। इसी तरह से अगर n बाय जेड का जो रेशो है वो 1 से कम है, तो 1 से कम है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा। न्यूट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा तो जेड को क्या करना है, कम करना है। तो n को बढ़ाना है तो जेड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम यूज करेंगे बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होगा, जो जेड है वो किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा, जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा। तो बीटा माइनस डीके में प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज होता है और बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन नंबर 1 से डिक्रीज होता है। यानी कि अगर मैं यहां पर हूं तो यहां से मेरे को यहां ले जाना है। यहां ले जाने के लिए कौन सा डीके होगा, बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके क्यों, क्योंकि जेड से हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, एन इंक्रीज कर रहे हैं। और यहां पर मैं ला रहा हूं तो यहां पर एन से हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, जेड इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे हैवी जो न्यूक्लियाई है, जो स्टेबल है ना, हैवी न्यूक्लियाई जो सबसे स्टेबल है वो है बिस्मिथ 83Bi209। ये सबसे ज्यादा हैवीएस्ट न्यूक्लियाई है जो स्टेबल है। ठीक, तो न्यूक्लियाई हैवीएस्ट न्यूक्लियाई which is stable is 83 बिस्मिथ और 209। ये हैवीएस्ट न्यूक्लियाई है जो क्या है, स्टेबल। तो ये तो बात हो गई किसकी, स्टेबिलिटी की। अब इसमें हमारे पास क्या बचते हैं, हमारे पास जो बचते हैं वो बचते हैं मोमेंटम। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, फिर हम बात करेंगे इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फिर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके आइसो स्पिन की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसी मानते हैं, हम शेल की जैसे ही मानते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की जो एटम की स्ट्रक्चर होती है ठीक वैसे ही मानते हैं, जिसमें एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस कोर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ शेल में चक्कर मार रहे हैं। इसी तरह से हम न्यूक्लियस में भी मान के चलते हैं, जो हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल में भी देखेंगे कि जो इसके न्यूक्लियॉन्स हैं वो शेल्स में चक्कर मार रहे हैं। तो ये शेल्स हो गए मान लो, और इनमें ये चक्कर मार रहे हैं। तो जब ये शेल्स में चक्कर मार रहे हैं तो जिस तरह से अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, तो उसका अपना भी एक्सिस है और एक एक्सिस ये है। तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अगर इसकी जो रिवॉल्यूशन चल रही है, इसको मैं 1 नाम दे दूं और इसको 2 नाम दे दूं, तो 1 की जो रिवॉल्यूशन है अबाउट 2 एक्सिस, ये हमें कौन सा मोमेंटम देगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और 1 की जो ये एक्सिस दिख रहा है, ये वाला, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंटम होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो ये रोटेट करेगा, उसको हम बोलेंगे स्पिन मोमेंटम। तो रिवॉल्यूशन ऑफ 1 अबाउट 2, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और रोटेशन ऑफ 1 with its on axis, ये हमें क्या देगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जब वो दूसरे वाले के अबाउट चक्कर मार रहा है, घूम रहा है, तो वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब वो खुद के एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसकी वैल्यू क्वांटम मैकेनिकली हम लिखते हैं, क्वांटम मैकेनिकली ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसकी हम वैल्यू ऐसे लिखते हैं, S इक्वल्स टू S+1 और ये एच कट बाहर है। ठीक है, ये जो है ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। और ये जो स्मॉल s लिखा हुआ है, ये है नंबर, ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम नंबर। ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम नंबर, जिसकी वैल्यू
अलग अलग हो सकती है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है S+1। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए अलग होगी, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए अलग होगी। जनरली इसकी अगर हम Z डायरेक्शन में, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में बात कर ले तो 1/2 के हिसाब से इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, और ये h कट हो गया। ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिकली हमने इसकी वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अब एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं MS क्या होता है? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ये होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या होता है? ये जो हमारे पास स्पिन और एंगुलर मोमेंटम है, इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कंपोनेंट, प्रेफरेबली Z डायरेक्शन में। जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, और इसको प्रेफर करते हैं हम Z डायरेक्शन में लेना। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर इसको कहा जाता है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है कंपोनेंट ऑफ S in a preferred direction, in a specified direction, preferably Z direction, Z डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आ रहा है उसको हम MS से लिखते हैं। ये MS की वैल्यू को हम कैसे डिसाइड करते हैं? MS की वैल्यू जो है वो हम लिखते हैं 2s+1 से। कैसे लिखते हैं? 2s+1 से। यानी कि अगर S की वैल्यू आपको 1/2 दी है, यदि एग्जाम्पल के लिए S की वैल्यू आपको 1/2 दी है, तो MS की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 × 1/2 + 1। यानी कि ये कितनी बन गई? ये बन गई 2। कितनी बन गई? 2 वैल्यू बन गई। और ये कहां से कहां तक होती है? इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज जो निकलती है वो कहां से कहां तक निकलती है? -S2 + S। मिनिमम वैल्यू -S, मैक्सिमम वैल्यू S, और उसके बीच में जितनी भी आ रही है वो सारी लिखेंगे। तो इसकी 2 वैल्यू बनेगी, यानी कि एक बनेगी -1/2 एंड एक वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/2। इस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, -1/2 आया, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1/2, तो -1/2 है उसको हम बोलते हैं डाउन स्पिन, और जो +1/2 आ रहा है उसको हम बोलते हैं अप स्पिन। -1/2 आ रहा है जो, उसको हम बोलते हैं डाउन स्पिन, और जो +1/2 आ रहा है उसको हम बोलते हैं अप स्पिन। ये Z डायरेक्शन की बात हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लस अप स्पिन। इसी तरह से मान लो S की वैल्यू 3/2 होती है तो उसके लिए आप MS की वैल्यू निकाल सकते हो और उसके लिए सारी रेंज लिख सकते हो। ठीक, जिस तरह से हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया उसी तरह से होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिकली मैंने लिखा कैपिटल L से, और इसके ऊपर लगा दिया वेक्टर, तो ये हो गया L × L+1 और h कट। यहां पर ये जो L वेक्टर है ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और स्मॉल l जो लिखा हुआ है ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर। ठीक है, ये क्वांटम नंबर है और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर है, या ऑर्बिटल नंबर भी आप इसको बोल सकते हो। जिस तरह से यहां पर मैंने डिफाइन किया MS को, इसी तरह से यहां होता है ML होता है ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक ऑर्बिटल, वो था मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ये होगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जिस तरह से वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में S का कंपोनेंट है, उसी तरह से ये भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है, L का कंपोनेंट है, और प्रेफर किस में किया जाता है? Z डायरेक्शन में किया जाता है। इसकी भी वैल्यू ML की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम? 2l+1, और इसकी भी जो रेंज बनती है वो रेंज कहां से कहां तक होती है? -L2, और कहां तक होती है? +L तक वैल्यू होती है। -L से लेकर कहां तक वैल्यू जाती है? इसकी भी L तक वैल्यू जाती है। फिर इन दोनों का एक समेशन बनता है जिसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है वो, उसको लिखते हैं हम J से। तो एक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है, और एक क्या है? उसके अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है J वेक्टर, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा L वेक्टर और +S वेक्टर। तो ये वेक्टर सम हो रहा है इनके बीच में। ये कौन सा सम है? वेक्टर सम है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये एल्जेब्रिक सम है या वेक्टर सम है। तो ये एल्जेब्रिक सम नहीं है, ये कौन सा सम है? वेक्टर सम है।
तो क्वांटम मैकेनिकली इसकी वैल्यू भी कैसे लिखी जाती है, इसकी वैल्यू भी लिखी जाती है J और J+1 और h कट। जिस तरह से वहां पर हमने डिफाइन किया ms ml, उसी तरह से यहां पर डिफाइन होगा mj और उसकी वैल्यू होगी 2J+1। और रेंज कहां से कहां तक होगी, रेंज होगी -J से लेकर और +J तक। रेंज कहां से कहां तक होगी, -J से लेकर और +J तक इसकी वैल्यू होगी। यहां तक क्लियर है ना? मेरे हिसाब से यहां तक सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं अगर बात करूं आगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए J की वैल्यू अगर हम निकालें, J की वैल्यू हम निकालते हैं किसके लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं, है ना? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं। तो इनके लिए S की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। और L जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। L की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। तो यहां से L की अलग अलग वैल्यू रख के और हम क्या निकाल सकते हैं, J की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैं आगे कराऊंगा न्यूमेरिकल को, तो देख लेना उसको। चलो अभी मैं करा देता हूं, एग्जाम्पल मैं अभी दे देता हूं फॉर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, J की वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ J। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फर्मियोन्स है। ये क्या है, फर्मियोन्स है। और फर्मियोन्स है तो इनका जो स्पिन है S, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। इनका जो स्पिन है वो कितना होगा, 1/2 होगा। तो J जो है वो किसके बराबर है, स्मॉल j L+S के बराबर है। तो J की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 + L। L जो है उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कहां तक चलेगी, n-1 तक चलेगी। यानी कि L जो है हमेशा क्या होगा, वो इंटीजर होगा। L जो है वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अब L की अलग अलग वैल्यू मैं डालता हूं। तो एक वैल्यू डाली मैंने 1/2 + 0, तो ये क्या आया, 1/2 आया। फिर L की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो ये कितना आया, ये बना 3/2। फिर L की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो ये कितना बन जाएगा, 5/2। L की वैल्यू आप 3 डालोगे तो ये कितना बन जाएगा, 7/2। यानी कि जो J है, J जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमेशा 1/2 का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। 1/2 का हमेशा क्या आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। देखो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, और कौन सा इंटीग्रल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो 1/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल ऑड मल्टीपल। ये किसके केस में बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर प्रोटॉन, और क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन। तो J की जो वैल्यू है वो 1/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगी। इवन हो गया तो फिर ये वैल्यू, मान लो यहां पर अगर इवन हो जाता है, ये हो जाएगा 2/2, तो ये J कितना हो जाएगा, 1, तो फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा, है ना? तो ये क्या होगा, 1/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक, अब हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। एक क्वांटिटी आती है जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसको आप जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हो या EMT पढ़ते हो तब भी पढ़ते हो। इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिखते हैं म्यू = IA। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो क्या बना देता है, वो मोमेंट बना देता है। मोमेंट का कब डेवलप होगा, जब इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर मार रहा है, तो उसके मोशन की वजह से करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होने की वजह से वो डायपोल की तरह बिहेव करेगा और वहां पर एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे आता है, क्या आता है। तो यहां पर आपके पास 2-3 वैल्यू आती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि म्यू = EVL/2। इस तरह से एक वैल्यू लिखी जाती है EVR/2। म्यू = EVR/2। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बनती है जब आप इसको सॉल्व करते हो। ये वैल्यू बनती है जब आप इसको सॉल्व करते हो। ये EMT में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप बनाते हो जिसमें आप रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो मैग्नेटिक मोमेंट का, किसके साथ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, जायरोमैग्नेटिक रेशो में जिसको लिखते हो। जिसको किस में लिखते हो, जायरोमैग्नेटिक रेशो में। आप ये रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो, μ/L = -E/2 ये रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो आप। और ये रिलेशन में ये जो म्यू है, ये म्यू कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट।
ये जो म्यू है ये कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट, और ये जो है ये होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो रेशो है इसको जायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं। म्यू बाय एल का जो रेशो आता है इसको जायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं। म्यू बाय एल का जो रेशो आता है इसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशो। इस जायरोमैग्नेटिक रेशो की वजह से जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर आ जाती है मटेरियल के अंदर। इसको ईएमटी में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जब ईएमटी में बात करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस साइन है, जो माइनस साइन ये शो करता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। फिर जो ये हमारे पास रेशो आया इसको हम बोहर्स थ्योरी से भी कनेक्ट करते हैं, और जब हम इसको बोहर थ्योरी से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन बनता है, वो मैं अब बना रहा हूँ। जब हम इसको बोहर थ्योरी से कनेक्ट करते हैं यानी कि E/2mE_L, तो बोहर्स थ्योरी जो एटॉमिक थ्योरी है वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में चक्कर मार रहे हैं या जो पार्टिकल्स हैं जो शेल में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h कट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि h को l को आप क्या लिख सकते हैं, NH कट लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, तो ये जो है यहाँ पर ये लिख दिया जाता है μ/2m और l को लिख दिया जाता है NH कट। यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। इसको लिख दिया जाता है NH कट और यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। क्या कहानी शुरू होती है, ये हो गया N, यहाँ पर बन जाता है EH कट, EH कट अपॉन 2m, ये बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह की क्वांटिटी चलती है, एक चलता है बोहर मैग्नेटॉन और एक चलता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। एक चलता है बोहर मैग्नेटॉन और एक क्या चलता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक, सबसे पहले ये जो क्वांटिटी है अगर मैं लिख दूं μb, तो μb का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन ये यूनिट होती है किसकी, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके लिए, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, EH कट अपॉन 2me। यहां पर ये जो मास है ये इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं μn, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। और ये क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है EH कट अपॉन 2mp। तो क्या लिखा जाता है, EH कट अपॉन 2mp। यहां पर ये जो me लिखा है ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके इक्वल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो mp लिखा है ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो म्यू जो है वो क्या बन जाता है, nμb। nμb, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक चक्कर मार रहा है उसका क्या आ जाता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। तो ये जो है ये हो जाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इसको मैंने किससे बनाया है, एंगुलर मोमेंटम से बनाया है। तो ये हो जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। ये बन जाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये वैल्यू बन जाती है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसी तरह से हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी बना सकते हैं, पर इसको हम पहले स्टैंडर्डाइज करके लिख दें। तो ये जो म्यू बाय एल का रेशो मैंने बताया था उसको हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशो, जिसको हम लिखते हैं जी से। इससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो म्यू एल जो है उसको हम लिखेंगे GL E/2m। जो GL है वो कहलाएगा जायरोमैग्नेटिक रेशो। ये क्या कहलाएगा, जायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक, इसी तरह से लिखा जाएगा म्यू एस लिखा जाएगा GS E/2m, और जो GS है वो कहलाएगा स्पिन जायरोमैग्नेटिक रेशो। ये क्या कहलाएगा, स्पिन जायरोमैग्नेटिक रेशो। स्पिन जायरोमैग्नेटिक रेशो। तो अगर हमको टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू एल प्लस म्यू एस। तो यहां से वैल्यू रखी जाएगी GL, ये लिखा जाएगा E/2me या MP, और ये लिखा जाएगा GS E/2me या MP। ठीक, अगर प्योर स्पिन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्योर स्पिन हो रहा है। ठीक है, ये L, ये E नहीं है, L है, और ये S है। ये आएगा L और ये आएगा S। यहां पर भी चेंज करो, यहां पर मैंने E लिख दिया है, ये L है, L। ये भी L आएगा और ये S आएगा। यहां पर भी मैं सही कर देता हूं इसको, कैपिटल L की जगह मैं स्मॉल l ही कर देता हूं इसको।
ये L और ये भी क्या आएगा, S आएगा। तो यहां से कॉमन कितना निकल जाएगा, E/2m कॉमन हो गया। E भी लगाना है ना, E भी लगाना है, E, हाँ यहां पर भी लगाओ E और यहां पर भी E। तो ये बन जाएगा हमारे पास E/2me कॉमन आ गया, और ये बन जाएगा GL और L प्लस ये हो जाएगा GS और S। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी। GL की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 1, और GS की वैल्यू हम कितनी लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, GL और GS की वैल्यू प्री डिफाइंड है। GS की वैल्यू जैसा कि मैं अगर यहां लिखूं, कहां लिखूं, यहां पर, तो यहां पर जो मेरे पास रेशो बना था ये वाला रेशो E/2L, और ये मैंने बनाया था μ/L जायरोमैग्नेटिक रेशो GL। तो GL की जो वैल्यू है वो होती है 1, GL की जो वैल्यू चलती है जनरली 1, और GS प्योर स्पिन की बात हो रही तो उसके लिए वैल्यू चलती है 2। ये किसके लिए, प्योर ऑर्बिटल मोशन, और ये कब चलता है, ये प्योर स्पिन मोशन चल रहा है, तो उस केस में GS की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल के लिए दोनों कंसीडर होंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी। पर अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रॉन है तो उसके लिए केवल और केवल कौन सा कंसीडर होगा, उसके लिए केवल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंसीडर होगा, उसके लिए ऑर्बिटल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, तो उसके चारों तरफ चक्कर भी काटेगा, तो वहां से वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो जनरेट नहीं करेगा। तो फॉर अनचार्ज पार्टिकल like neutron, it has only spin momentum। इसके लिए केवल कौन सा मोमेंटम होगा, स्पिन मोमेंटम होगा, जबकि जो चार्ज पार्टिकल है उसके लिए दोनों मोमेंटम होंगे, स्पिन मोमेंटम भी होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ये आप ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, ये आप ऑब्जेक्टिव पर्पज से ध्यान रखना। अब इसमें लास्ट चीज जो हमारे पास बचती है वो बचता है हमारे पास क्या, न्यूक्लियर आइसोस्पिन। आइसोस्पिन क्या होगा, जितने भी जो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला जी, वो एक इंडिविजुअल एटम के लिए निकाला था। यदि हमारे पास जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम करें और उनका रिजल्टेंट निकालें, तो वो रिजल्टेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोस्पिन या न्यूक्लियर स्पिन। उसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोस्पिन या न्यूक्लियर स्पिन नाम देते हैं। तो न्यूक्लियर स्पिन और इसको हम नाम देंगे आइसोस्पिन, न्यूक्लियर स्पिन और आइसोस्पिन, या इसको हम बोलेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम, और ये हो जाएगा कौन सा, रिजल्टेंट। मैंने आपको कहा कि कुल जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ रही है, जितने भी जे आ रहे हैं उन सब जे का रिजल्टेंट जब हम निकाल देंगे, उन सभी जे का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन और न्यूक्लियर आइसोस्पिन। इसको हम शो करते हैं किससे, आई से, और ये आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, I+1 और h कट। ये वैल्यू ठीक वैसे आएगी जैसे जे की वैल्यू आई थी, उसी तरह से हम इसको क्वांटम मैकेनिकली शो करेंगे, पर इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब इसके लिए कुछ नोट हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या नोट हैं, जैसे कि पहला मैं लिखूं कि न्यूक्लियर स्पिन जो है न्यूक्लियाई की, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगी h कट का, यदि a इवन है। इफ a का मतलब है एटॉमिक मास, इज इवन, if a is even, then I is always integral multiple of h cut। I is always integral multiple of h cut। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। यदि a की वैल्यू इवन हुई तो I यानी कि न्यूक्लियर स्पिन हमेशा h कट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि a की वैल्यू ऑड है तो जो I है हमेशा हाफ का, है ना, ऑड हाफ इंटीग्रल होगा, h कट का ऑड हाफ इंटीग्रल होगा। इफ a is odd then I is ऑड हाफ इंटीग्रल।
ऑड हाफ इंटीग्रल ऑफ एच कट। ऑफ ऑड हाफ इंटीग्रल का मतलब हो गया 1/2 एच कट, 3/2 एच कट, 5/2 एच कट, जैसा कि मैंने आपको जे के केस में बताया था। तो ए इवन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, एच कट, 2 एच कट, 3 एच कट ऐसे चलेगा। और अगर ए ऑड है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा एच कट का। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा यदि जेड और ए दोनों इवन है तो न्यूक्लियर स्पिन जो होगी वो ग्राउंड स्टेट की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इफ जेड एंड ए both are even then nuclear spin of ground state is 0। जेड भी इवन हो जाए और ए भी इवन हो जाए तो न्यूक्लियर स्पिन जो ग्राउंड स्टेट की आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ये तीनों पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी। आपको बोल दिया 6C12 और आपसे पूछा कि इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी। अगर आपको ये भी नहीं बोला है कि ग्राउंड स्टेट है नहीं है तो ये मान के चलना ग्राउंड स्टेट है। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, इवन है, और जेड भी क्या है, इवन है, तो ग्राउंड स्टेट की न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाएगी, 0। मान लो ऐसा होता है 7C12, तो यहाँ ए क्या है, इवन है, तो इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, एच कट का इंटीग्रल मल्टीपल। मान लो ऐसा होता कि C6 और ये हो जाता लेट सपोज 13, तो ये ए ऑड हो गया, तो इस केस में इसकी जो इंटीग्रल स्पिन है वो ऑड इंटीग्रल होता हाफ का, एच कट ऑड इंटीग्रल होता किसका, हाफ का। तो ये 3-4 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। एक और पॉइंट है कि यदि न्यूक्लियस के अंदर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ऑड ही न्यूट्रॉन है और ऑड ही प्रोटॉन है, तो उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी एच कट का। क्यों, क्योंकि अगर ऑड न्यूट्रॉन है और ऑड प्रोटॉन है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कहानी है कि इफ एन जो है वो ऑड है, जेड जो है वो ऑड है, तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ए इवन हो जाएगा तो उस केस में आई जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट, इंटीग्रल ऑफ एच कट। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट, वो लास्ट वाले पॉइंट में भी लगेगा ही। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो रही है, इवन हो रही है। अगर एन ऑड हो, जेड क्या हो, इवन हो, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी, तो फिर दूसरा पॉइंट लगेगा। यदि जेड इवन हो, एन ऑड हो, फिर भी दूसरा पॉइंट लगेगा, है ना। तो इस तरह से ये बना के आप देख सकते हैं और इसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।